नमस्कार विद्यार्थियों। मानव भूगोल की विचारधाराओं में दूसरी विचारधारा आती है संभववाद, पॉसिबिलिज्म। जर्मन विचारधारा नियतिवादी विचारधारा जिसे कहा गया, उसकी कुछ आलोचनाएं होने लगी। आलोचना के साथ साथ यह हुआ कि जर्मन का जो पड़ोसी देश है जर्मनी का, फ्रांस, जर्मन भूगोलवेताओं की जो विचारधारा थी उसका कटाव से वो फ्रांस में अधिक किया जाने लगा। वहाँ के जितने भी विद्वान थे उन्होंने इस विचारधारा का खंडन किया, जिसको नियतिवादी कहा गया। उस विचारधारा को खंडन किया, उसकी आलोचना की और उन्होंने एक अपनी नई विचारधारा विकसित की। उन्होंने यह कहा कि प्रकृति है इतनी ज़्यादा सर्वे सर्वा नहीं है, मानव अपने तकनीकी विकास, अपने ज्ञान और बुद्धि के आधार पर इस प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। अपनी क्रियाकलाप है, अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर उसमें परिवर्तन करने के साथ साथ चुनाव या छांट का कार्य कर सकता है। तो ये विचारधारा जो नियतिवादी विचारधारा थी उसके ठीक विपरीत रूप से उत्पन्न हुई, विरोधी विचारधारा के रूप में हुई और ये प्रबलतम रूप में फ्रांसीसी विद्वानों ने इस विचारधारा को विकसित किया। मूलतः ये विचारधारा ये है कि मानव सर्वे सर्वा है, प्रकृति सर्वे सर्वा नहीं है। मानव प्रकृति में रहकर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर सकता है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप है अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। मानव कुछ प्रकृति पर चेंजेस भी कर सकता है, कुछ परिवर्तन कर सकता है। इस विचारधारा के दो कारण थे। प्रकृतिवादी जो विचारधारा थी जिसे नियतिवादी कहा गया, उसमें प्राकृतिक परिवेश को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, मानव को पूर्णतः निष्क्रिय माना। इसलिए लोगों के मन में यह हो गया कि मानव कुछ नहीं है, प्रकृति ऐसे सर्वसर्वा कैसे हो सकती है। दूसरा, उत्तरी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लोगों में तेज़ी से प्रगति होने के कारण भी विचारधारा उत्पन्न हुई। इस विचारधारा को फेब्रे ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सबसे पहले वर्णित किया और संभववाद नाम दिया। और इस विचारधारा को विकसित करने का काम है विडाल डी ब्लास, जीन ब्रून्स, डिमांजिया, ब्लेचार्ड और अमेरिकी विद्वान ईसा बोमेन, कार्ल सॉबर को जाता है। ये ध्यान रखने, अमेरिकी विद्वान। ये विचारधारा फ्रांस में विकसित हुई है, फेब्रे, ब्लास, ब्रून्स, डिमांजिया और ब्लेचार्ड। जबकि अमेरिकी विद्वान दो ऐसे थे जिन्होंने भी इसको आगे बढ़ाना है, इस विचारधारा के समर्थक थे, ईसा बोमेन और कार्ल सॉवर। फेब्रे क्या कहता है? फेब्रे ये कहता है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, वे क्रियाशील प्राणी है और उसके लिए कई संभावना है और वे वातावरण को निरंतर परिवर्तित कर सकता है। मानव एक भौगोलिक दूत है, न कि पशु की तरह कार्य करता है। उसने सर्वत्र पृथ्वी की रचना को एक परिवर्तनशील भौगोलिक तथ्यों की अभिव्यक्ति में संबंध ढूंढने को योग दिया। यहाँ अनिवार्यता नहीं है लेकिन सर्वत्र संभावनाएं हैं, इसलिए इसको संभववाद नाम दिया गया। ब्लास ने भी मानव भूगोल में संभववाद का जनक है, वो ब्लास माना जाता है। लुसियन फेब्रे ने संभववाद शब्द दिया था मूलतः। ब्लास ने यह माना कि प्रकृति कभी भी एक सलाहकार से अधिक नहीं है। औद्योगिक क्रांति और कृषि का अनुपयुक्त क्षेत्रों पर विस्तार, पौधों, पशुओं की कई नस्लें आदि मानव की प्रकृति पर विजय हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि ब्लास यह कहता है कि मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता से औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, विभिन्न तकनीकी विकास के फलस्वरूप कृषि क्षेत्रों में और पशुओं की कई नस्लों में परिवर्तन करके प्रकृति को चैलेंज किया है। उसके बाद आता जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स कहता है कि मानव भूतल पर निवास करता है और अपने परिवेश में रहकर काम करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मानव प्रकृति का दास है। मानव पूर्णतः प्रकृति में अपने अनुसार विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है और इन क्रियाकलापों में कोई भी क्रियाकलाप इस तरह के नहीं है कि मानव प्रकृति में स्थिर रूप से रह के कार्य करे। मानव अपने प्रकृति में, अपने वातावरण में कुछ परिवर्तन करने में सदा क्रियाशील रहता है। डिमांजिया ने, ये ब्लास का शिष्य था और इसने कहा कि मानव अपने वातावरण में संशोधन करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाताल तोड़ कुएं, इजराइल के शुष्क प्रदेशों में मानव अपने नियंत्रण के द्वारा और इस तरह का शुष्क क्षेत्रों में अपने पेड़ पौधों को विकसित करना, ये प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन के संकेत हैं।
किरचॉफ ये कहता है कि मानव ऐसी मशीन नहीं है जिसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है। कहने का मतलब मानव की खुद की कोई इच्छा है और वो अपनी परिवर्तन करता रहता है। ब्लेचार्ड नगरीय भूगोल के विधि तंत्र पर अनेक लेख लिखते हुए मानवीय प्रभावों को महत्वपूर्ण दिया। उसके बाद आता है ईसा बोमैन। ईसा बोमैन अमेरिकी विद्वान था, परंतु उसने क्या किया है, फ्रांसीसी विचारधारा का समर्थन किया है। वो कहता है कि प्राकृतिक वातावरण मानव समाज को निश्चित नहीं कर सकता, बल्कि वातावरण के भौगोलिक तत्व मानव के संपर्क में आकर परिवर्तित होते रहते हैं। मानव अपने चिंतन और ज्ञान के साथ साथ प्राकृतिक परिवेश के नए नए तत्वों को खोज करता है। वह ये कहता है कि मानव अपने प्रयासों से दक्षिणी ध्रुव पर आरामदेह प्रकाशपूर्ण नगरीय बस्ती का निर्माण कर सकता है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में गेहूं की उत्पादकता कम है और उसको बढ़ा सकता है। इस तरह से मतलब कुछ मानव प्रकृति में चेंजेस कर सकता है, अपनी संभावनाओं को विकसित कर सकता है। तो इस प्रकार ये विचारधारा मूलतः मानव को सर्वे सर्वा बताने वाली है। इस विचारधारा में कुछ इस तरह के कमियां रही, जैसे नियतिवादी विचारधारा में कमियां रही। नियतिवादी विचारधारा में ये माना गया कि प्रकृति सब कुछ है, मानव उसमें गौण है। इसमें यह था कि मानव गौण नहीं है, मानव सर्वे सर्वा है, जबकि प्रकृति मानव के सामने इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं है। इसमें मानव की पूर्ण सार्वभौमिकता को स्वीकार करना के पक्ष में नहीं है। ये विचारधारा मानव को बहुत ज़्यादा प्रकृति के ऊपर हावी बताने वाला माना, परंतु ऐसा नहीं है। मानव चाहे कितना ही प्रगति क्यों ना कर ले, कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पर उसको प्रकृति के नियंत्रण को स्वीकार करना ही पड़ता है। ये सबसे मूल बात है संभववाद की आलोचना की, कि मानव चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, कितनी भी तकनीकी विकास कर ले, कहीं न कहीं प्रकृति के नियंत्रण तथ्यों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वह भूमध्य रेखीय प्रदेशों में रबड़ उत्पादन कर सकता है, गेहूं उत्पादन नहीं कर सकता। टुंड्रा या टेगा प्रदेश में चावल का उत्पादन अपने बूते से बाहर की बात है। तो इस प्रकार प्राकृतिक शक्तियों को एकदम नकारा नहीं जा सकता। प्रकृति मानव के अनेक सु अवसर प्रदान करती है, मानव पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग चाहे जैसे उपयोग करे। कहने का मतलब है मानव अपने नॉलेज और ज्ञान के आधार पे प्रकृति के तथ्यों को स्वीकारते हुए, प्रकृति के नियंत्रण को स्वीकारते हुए कार्य कर सकता है, प्रकृति के तथ्यों को एकदम नकार नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये एक मानव भूगोल में दैवी संभववादी विचारधारा है, जिसमें फ्रांसीसी विद्वानों का योगदान है। और फ्रांसीसी विचारधारा कह सकते हैं इसको। इसमें मानव को सर्वे सर्वा माना गया, प्रकृति को गौण माना गया है। मानव प्रकृति में अपनी इच्छा अनुसार अपनी तकनीकी बुद्धिमत्ता के आधार पर परिवर्तन करके उपयोग कर सकता है, यह विचारधारा है।